Hello friends, now today I am going to cover a new topic and the topic is the bioremediation of polythene and plastics, a microbial approach. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी ह्यूमंस नॉर्मली एक लग्जरियस और एंड कंफर्टेबल लाइफ जीते आ रहे हैं और इनका हमेशा मोटो ये रहता है कि अपने सराउंडिंग जितने भी आइटम्स हैं वो प्रॉपरली पैकेज्ड हों। तो लाइक फूड पैकेजिंग है, वाटर का पैकेजिंग है एंड अदर पर्पस की जो पैकेजिंग्स है उसमें हेवी यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स का यूज़ होता है। तो प्लास्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? प्लास्टिक कैन बी डिफाइंड एज polymer that has capacity to being shaped into any form with the aid of high temperature and pressure। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम प्लास्टिक कहते हैं। नाउ पॉलीथीन्स क्या होती है? दे आर कंप्राइजिंग ऑफ पॉलीमर ऑफ द इथिलीन मोनोमर्स दैट इज़ द मेजर नॉन डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डेली यूज़। तो पॉलीथीन जनरली पॉलीमर्स होते हैं इथिलीन मोनोमर के। तो प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? प्लास्टिक एक्चुअल में लो डेंसिटी का होता है और इसकी टफनेस ज़्यादा होती है और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसको प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं इसीलिए। और साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब काफ़ी टाइम चलता है ये और लो कॉस्ट होती है और सिंथेटिक पॉलीमर्स इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण ये डिस्कार्ड भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक्स बीइंग टिपिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय माइक्रोब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ईयर्स। और कई सालों तक माइक्रोब्स के अटैक से भी बचे रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो होता है एक इनर्ट मटेरियल होता है और दूसरा रेजिस्टेंट होता है टू अटैक बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हो ये रहा है कि इस प्लास्टिक के कारण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और ये एक टाइप का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इसी में एक टर्म आता है बैकलाइट। तो बैकलाइट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय लियो बैकलैंड इन 1907 एज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक। तो सबसे पहला जो प्लास्टिक बना था वो 1907 में बन गया था जिसको लियो बैकलैंड ने बनाया था। इसका नाम है बैकलाइट। डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम रूरल अर्बन एरिया से जो वेस्ट निकलता है उसमें एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू है और जो प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ फॉर कन्वर्शन ऑफ पॉइजनस कंपोनेंट इनटू नॉन पॉइजनस कंपोनेंट में किया जाता है उसको हम कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। तो रेमेडिएशन जो टेक्निक है, रेमेडिएशन का मतलब होता है किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस में बदलना इज़ द रेमेडिएशन। या हिंदी में इसका मीनिंग है रेमेडिएशन का निपटान। किसी चीज़ का प्रबंधन करना, उस चीज़ को रेमेडिएशन करना कहलाता है। तो बायो रेमेडिएशन के लिए जब हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं तो हम क्लीन अप करते हैं ऑफ कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट डेट्स बैक अबाउट 300 ईयर्स। तो ये प्लांट्स का यूज़ करके हम चाहते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट है उसका बायो रेमेडिएशन किया जाए। पॉलीथीन में जो नाउ डेज हम यूज़ करते हैं वो हम कैरी बैग्स में यूज़ करते हैं, साथ में ग्रॉसरी बैग में यूज़ करते हैं, सैचेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसमें जनरली जो इथिलीन होता है उसी का पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट होता है ये और इसका जनरल फार्मूला पॉलीथीन का जो है वो है C2H4NH2। नाउ कम्स टू द क्लासेस ऑफ पॉलीथीन। तो क्लासेस ऑफ पॉलीथीन में वेरी एक तो होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, फिर मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वेरी लो डेंसिटी लिपो पॉलीथीन। तो इनमें जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन कैरी बैग्स, है ना, यूज्ड इन ग्रॉसरी पैकेजिंग मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल केसिंग वगैरह में भी। तो इसके अलावा जो प्लास्टिक लेबोरेटरी में और किचन में जो यूज़ होता है वो भी हाईली एसिड रेजिस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर हम जो लेबोरेटरी वगैरह में या किचन में यूज़ करते हैं वो एसिड रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। और प्लास्टिक को इतना ड्यूरेबल बनाने के लिए जिसमें हम एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं या ये भी जो मटेरियल है ये एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल ही है, तो इनका प्रोफ्यूज़ यूज़ होने के कारण नाउ दे आर द हेडेक फॉर द इन्वायरमेंटलिस्ट। और इसी के कारण जो है इनका जो बायोडिग्रेडेशन करना है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन। तो केमिकल ट्रीटमेंट से अगर हम इन प्लास्टिक का डिग्रेडेशन करते हैं सो इट इज़ वेरी कम्बरसम और इनके जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो दे आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। इसलिए जो अनदर वे है वो है माइक्रोबियल एंजाइम के थ्रू डिग्रेडेशन।
और इसीलिए जो बहुत बड़े बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है और माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज़ किया जाना चाहिए फॉर डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक. So this is the table showing the different type of the plastic material. First of all, there is one polyethylene terephthalate, then high density polyethylene, then polyvinyl chloride, low density polyethylene, then polypropylene, then polystyrene, then polycarbonate and polylactide. तो इस टाइप से ये 7 डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स होते हैं एंड इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ लिखी हुई है. इसमें जैसे पॉलीथीन टरफ्थैलेट की प्रॉपर्टी है कि ये जो फूड मटेरियल है उसके फ्लेवर को और ऑर्डर को भी अब्जॉर्ब कर लेती है. ये हाई हीट रेजिस्टेंट है, एक्सट्रीमली इफेक्टिव मॉइस्चर बैरियर है इसमें और स्केटर प्रूफ है, यानी कि ये शटर नहीं होती. शटर ऑफ होना मतलब बिखरना, तो बिखरने की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है. हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो है एक्सीलेंट मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टी रखती है, केमिकल रेजिस्टेंट होती है, मॉइस्चर इसमें नहीं जाता. पॉलीविलीन पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें हार्ड है, रिजिड है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है और ब्रिटल और वैक्सी सरफेस होती है. तो इसीलिए ये जो इनका यूज़ होता है वो प्लम्बिंग पाइप्स बनाने में, क्योंकि ये वैक्सी सरफेस होती है ना इसकी, तो पानी इस पर रुकता नहीं है. इसके बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन्स, ये नॉर्मली हमारी जो कैरी बैग्स वगैरह होते हैं है ना, इनमें यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत ही टफ़ है, फ्लेक्सिबल है, गुड ट्रांसपेरेंसी वाली है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली है. तो इसीलिए इनकी जो प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स वगैरह बनाने में और मोस्ट कॉमनली लो डेंसिटी पॉलीथीन्स का ही, पॉलीइथिलीन का ही यूज़ होता है. नेक्स्ट है पॉलीप्रोपिलीन. ये एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, देन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड बट फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. और इसका जो लंच बॉक्स बनाने में, जो आपने देखे होंगे प्लास्टिक बॉटल कैप्स बनाने में, प्रिस्क्रिप्शन की बॉटल बनाने में इनमें यूज़ होता है. इस सायरप की जो बॉटल्स आती हैं उसको बनाने में. नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन. ये क्लियर टू ऑपेक ग्लासी सरफेस होती है इसकी, रिजिड और फॉर्म्ड होती है, ब्रिटल होती है, इसमें हाई क्लियरिटी होती है, तो टूटने जैसी रहती है हल्की सी. तो इसका डिस्पोजेबल कॉफ़ी कप्स बनाने में, प्लास्टिक फूड बॉक्स बनाने में, प्लास्टिक कटलरी बनाने में और पेकिंग फोम्स में यूज़ होता है. ऐसे ही पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीलेक्टाइड होती हैं. ये लेयर्ड और मल्टी मटेरियल मिक्स्ड पॉलीमर्स होते हैं जिसको बेबी बॉटल बनाने में, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने में, मेडिकल स्टोरेज कंटेनर बनाने में यूज़ होता है. जो पॉलीइथिलीन टरफ्थैलेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फूड के ऑर्डर को भी अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका बेवरेज बॉटल बनाने में, मेडिसिन जार बनाने में, रोप, क्लॉथिंग्स, कारपेट फाइबर वगैरह बनाने में यूज़ होता है. हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, जैसे ये मॉइस्चर फ्री होते हैं, रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर होते हैं, इसलिए मिल्क कंटेनर बनाने में, मोटर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर, सोप बॉटल बनाने में, डिटर्जेंट एंड ब्लीच बनाने में यूज़ होता है. देन इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड है. तो ये जैसे वैक्सी सरफेस होती है इसकी, तो मैंने आपको बताया पाइप, प्लम्बिंग पाइप्स बनाने में, क्रेडिट कार्ड हमारे जो बैंक के होते हैं वो बनाने में, कारपेट बेकिंग बनाने में, विंडो एंड डोर फ्रेम्स बनाने में और सिंथेटिक लेदर प्रोडक्ट वगैरह बनाने में यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो प्लास्टिक्स आर वेरी लेस डिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं एंड नाउ दे एक्मुलेट इन द इन्वायरमेंट और मेकिंग इट पॉल्यूटेड. तो ऐसे एक्मुलेट होते रहते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं. तो अगर इसको आप बाय केमिकल मेथड से डिग्रेड भी करेंगे तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक होंगे और वो एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करेंगे. अभी हाल फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स जो होते हैं उसमें विदाउट दिस प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स हम लाइफ की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते. तो इट इज़ सीम्स दैट लाइफ विदाउट प्लास्टिक इज़ नॉट पॉसिबल. और आने वाला जैसे हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए जितने भी लोग प्लास्टिक का यूज़ करके उसको रिफ्यूज़ करेंगे, तो रिफ्यूज़ एक्यूमुलेट्स, यानी कि जो फेंके गए एक्यूमुलेट्स होते हैं, रिफ्यूज़ एक्यूमुलेट्स जो होते हैं, उससे वर्ल्ड की प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होगा वो बढ़ेगा. और ये जो एक्यूमुलेट्स हैं ये और साथ में इसके जो केमिकल टॉक्सिकेंट्स हैं ये मिल कर के एडवर्स इफ़ेक्ट शो करते हैं इन्वायरमेंट में. साथ में अगर इसका प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन के बारे में सोचा जाए तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सेज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों लगेंगे, कॉजिंग सीरियस डैमेज ऑफ टू इन्वायरमेंट. और डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन होने में अगर कई सालों लगते हैं तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को डैमेज होगा.
अगर सनलाइट से भी डिकम्पोजिशन होता है प्लास्टिक का, तो इसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन होने से इन ट्रैश एंड टॉक्सिन लाइक केमिकल्स बनेंगे, जो कि फर्दर सॉइल को कंटामिनेट करेंगे एंड वाटर का पॉल्यूशन करेंगे। जनरली जो प्लास्टिक होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, है ना। इन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, और ये बनते किससे हैं? नॉर्मली ऑयल से बनते हैं, कोल यानी जो कोयला होता है उससे बनते हैं, नेचुरल गैसेस जो होती हैं उससे बनते हैं। तो ये प्लास्टिक बहुत रोबस्ट होता है, स्टेबल होता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है। तो कंटिन्यू एक्मुलेशन होने से इस प्लास्टिक का, क्योंकि हम देर इज़ नो सफिशिएंट मेथड फॉर डिग्रेडेशन, तो ऐसे में, और ना ही हम सेफ डिस्पोजल कर पा रहे हैं, ऐसे में इट पोजिंग एग्रीवेटिंग थ्रेट टू फ्लोरा एंड फोना। फोना एंड फ्लोरा, फ्लोरा मतलब हो गया आपका जितने भी प्लांट ओरिजिन वाले प्रोडक्ट हैं, प्लांट ओरिजिन वाले एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स हैं। फोना हो गया जितने भी एनिमल ओरिजिनेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी में डैमेज होना। 1950 में लगभग 9 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। और ये एक स्टडी सजेस्ट करती है बाय गेयर्स एट अल, जिसने 2017 में ये स्टडी की है। और 9 बिलियन टन्स प्लास्टिक निकला। और ये जो है कन्वर्टेड इनटू द स्क्रैप विच परमानेंटली परसिस्ट इन आवर इन्वायरमेंट, और ये हमेशा ही अब हमारे इन्वायरमेंट में है। 6,300 मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक जो है ये 2018 तक प्रोड्यूस हो चुका है। और इसमें से देखा जाए तो लगभग 9% ही है जो रिसाइकल हुआ है, 12% ऐसा है जो इंसिनरेशन वगैरह करवा के ख़त्म हुआ है, और लगभग 79% ऐसा है जो इस समय लैंडफिल वगैरह में यूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली 79% जो है हमारी ज़मीन पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंडस्ट्री एनालाइट्स, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट जो हैं, इनके हिसाब से देखा गया है कि प्लास्टिक कंजप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 260 मिलियन टन्स है इन 2008। और कंजप्शन बता रहा हूँ मैं। और लगभग 2015 तक आते आते 260 मिलियन से बढ़ के ये 300 मिलियन टन्स हो गया। अगर ये ऐसे ही कंजप्शन बढ़ता रहा तो 2050 तक आते आते जो अप्रॉक्सीमेट प्लास्टिक वेस्ट है उसका बर्डन 12,000 मेट्रिक टन तक हो जाएगा। एक स्टडी में ये पाया गया है कि लगभग 90% ऑफ सी बर्ड्स जो हैं उनमें प्लास्टिक वेस्ट मिला है। एक स्टडी ये है कि अगर इस टाइप से ही प्लास्टिक का यूज़ बढ़ता गया, तो जैसे नॉर्मली जो गार्बेज डंप है या लैंडफिल करते हैं, तो उसमें जो प्लास्टिक है वो एज ए मेजर पॉल्यूटेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका, और इसके अलावा जो फ्लोरा और फोना है जो अर्थ के अंदर रहते हैं उसको अफेक्ट कर रहा है, और स्पेशली ग्राउंड वाटर को तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट कर रहा है। जो लोग फ़िश कैच करने के लिए लॉन्ग टर्म तक अंडर वाटर नेट रखते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जो नेट है वो लॉन्ग टाइम तक वाटर में रहने पर डिज़ोल्व होती चली जाती है, इंटॉक्सिकेटेड होती चली जाती है, और जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटॉक्सिकेटेड होते चले जाते हैं। और जो प्लास्टिक है उसको इंजेस्ट करने से जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको खाने से इंटॉक्सिकेट होते चले जाते हैं। और अगर ये वाटर बॉडीज़ जो हैं या फिर ऑर्गेनिज्म अगर फूड चेन का पार्ट हैं, तो फूड चेन का पार्ट होने पर ये प्लास्टिक फर्दर ह्यूमन बींग्स में भी आता है और अदर जो एनिमल्स हैं उसके द्वारा भी कंज्यूम किया जा रहा है। अगर ऐसे प्लास्टिक को ओपन एयर में बर्न किया जाए तो उसके कारण भी डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। और इस टाइप का जो टॉक्सिकेशन है उसको इनहेल करने से रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं। जब ये प्लास्टिक रेनफॉल होती है, उस पर सनलाइट का भी एक्सपोज़र होता है, और अदर इकोलॉजिकल कंडीशन के कारण जब ये ओशन में जाता है, तो ओशन में जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के। उनमें से एक है बिसफिनॉल ए, और ये बिसफिनॉल ए जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है। तो प्लास्टिक बिट्स होते हैं, बिट्स मतलब
एक खाने का भोजन है ना, तो जो प्लास्टिक बिट लिया जाता है टेकन अप बाय फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लैंक्टॉन्स in the ocean, which in turn are taken up by the higher animal, leading to bioaccumulation of these toxins in the food chain and food web. और ये जो टॉक्सिन्स एक्चुअली फूड वेब और फूड चेन में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक्स होते हैं उससे भी हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं और वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्पीशीज़ उस ग्राउंड वाटर को जब कंज्यूम करते हैं तो सीरियस इंजरी होती है। और ये जो प्लास्टिक है नॉर्मली जब लैंडफिल में जाता है तो वहाँ पर भी एक्यूमुलेट होता है। और ये देखा गया है कि जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ जो भी प्लास्टिक होता है वो वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये एनिमल्स को भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो प्लास्टिक को कैसे भी डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी कंट्री या तो लैंड फिलिंग करती है या बर्निंग कर देती है। तो लैंड फिलिंग से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है और बर्निंग करने से, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो इसकी बर्निंग करने से जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक फ्यूरेंस होते हैं, देन डाइऑक्सिन्स होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं इसके कारण बहुत सारे इम्यून डिसीज़ होती हैं, बहुत सारे लंग डिसऑर्डर्स होते हैं। और जो पॉलीथीन है, इसके अलावा जैसे पॉलीथिलीन है, पॉलीयूरेथेन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टीरीन है, इनकी बर्निंग के कारण भी बहुत सारे अलग अलग टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रोबियल रोल इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। तो माइक्रोब्स जो है एरोबिकली और एनरोबिकली दोनों टाइप से डिग्रेडेशन करते हैं प्लास्टिक का। जब लैंड फिलिंग की जाती है तो लैंड फिलिंग में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और जो कि ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर फंगस के फंगल डिग्रेडेशन की बात करें तो स्ट्रिक्टली फंगल डिग्रेडेशन प्लास्टिक का एरोबिक कंडीशन में होता है। और अगर हम बैक्टीरियल डिग्रेडेशन की बात करें तो बैक्टीरिया प्लास्टिक को एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में डिग्रेड करते हैं। तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन की यहाँ वो डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सम अदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। और जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो दे आर फाइनली एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो बायोडिग्रेडेशन क्या है? बायोडिग्रेडेशन इज ए प्रैक्टिस इन विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इसमें बायोडिग्रेडेशन में द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल डिग्रेडेशन थ्रू फिजिकल, केमिकल एंड एंजाइमेटिक एक्शन कैन बी एप्टली नेम्ड एज बायोडिग्रेडेशन। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेशन करते हैं फिजिकल टेक्निक से, केमिकल टेक्निक से और एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू। तो जब माइक्रोब्स बायोडिग्रेडेशन करते हैं तो इसमें कार्बन रिलीज़ होता है जिसको माइक्रोब्स एज ए एनर्जी सोर्स फॉर देयर ग्रोथ यूज़ करते हैं। इसके बाद क्रैकिंग होती है, इरोजन होता है, डिस्कलरेशन होता है एंड फेज सेपरेशन होता है। ये भी डिफरेंट मेथड से बाय विच प्लास्टिक्स आर डिग्रेडेड। तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन है वो एरोबिकली विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं जब भी डिग्रेडेशन करते हैं तो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट का यूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन प्लास्टिक का होता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, पीएच, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। और ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है और ये एक नेचुरल फोर्सेस के कारण बायोडिग्रेडेशन सबसे पहले होता है। देन आफ्टर माइक्रोब्स एडॉप्ट अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टू कम्प्लीटली डिकम्पोज द रिमेन्स ऑफ द प्लास्टिक। मतलब जब ये प्लास्टिक टेम्परेचर के इफेक्ट से, पीएच से, अल्ट्रावायलेट रेस से थोड़ा बहुत इसका विद द नेचुरल फोर्सेस से इसका ब्रेकडाउन होना शुरू होता है तो उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसका माइक्रोब्स डिग्रेडेशन करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं। तो यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो प्लास्टिक है या तो वो एंजाइम के थ्रू डिग्रेड होता है और बाद में वाटर सॉल्युबल इंटरमीडिएट बनाता है। और माइक्रोब्स जो होते हैं अगर एनारोबिक कंडीशन में डिग्रेडेशन करते हैं तो मीथेन और वाटर रेसिड्यूज प्रोड्यूस करते हैं। और अगर एरोबिक कंडीशन में डिग्रेडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट
एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मीथेन प्रोड्यूस हो रही है एनारोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। माइक्रोब्स जो हैं साथ में एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स करते हैं। तो जब ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एंजाइम को रिलीज़ करते हैं तो फाइनली ये एंजाइम प्लास्टिक सरफेस से अटैच होते हैं और पॉलीमर्स की चॉपिंग करते हैं और इससे इस पॉलीमर का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरी मेथड्स है। किसी भी प्लास्टिक के डिग्रेडेशन के लिए जो मेथड्स होती हैं वो केमिकल मेथड हो सकती है, थर्मल मेथड हो सकती है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है और बायोडिग्रेडेशन हो सकता है। केमिकल में किसी केमिकल का यूज़ करके मतलब डिग्रेडेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ नहीं आए। थर्मल में टेम्परेचर की हेल्प से बर्निंग वगैरह करके डिग्रेडेशन करते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन से यूवी रेज लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन करते हैं और बायोडिग्रेडेशन में माइक्रोब्स की हेल्प से प्लास्टिक का डिग्रेडेशन करते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे जेनरा के बैक्टीरिया लगते हैं, है ना, डिफरेंट बैक्टीरिया लगते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसीटीज़ वगैरह हैं, फंजाई लगते हैं बहुत सारे जो कि प्लास्टिक का डिग्रेडेशन करते हैं। और ऐसा है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी टाइप के प्लास्टिक को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते, और जिन प्लास्टिक का ये बायोडिग्रेडेशन होता है वो भी एक वेरी स्लो प्रोसेस है। प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें माइक्रोब्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स बनाते हैं जिसको हम बायोप्लास्टिक कहते हैं, और ये बायोप्लास्टिक्स जो होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। तो ये स्पेशली बहुत ही फैब्रिकेटेड होते हैं एंड दे आर रेडी टू डिग्रेड अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी आराम से डिग्रेड हो जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स। तो ये एक बायोप्लास्टिक है और ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही सेफ है, दिस इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ वेरी नॉन टॉक्सिक। तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइड है ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, बायोप्लास्टिक है, और ये बायो कंपेटिबल भी है ना, दोनों चीज़ें हैं इसमें। और ये किससे रिजेंबल करता है? पेट्रोकेमिकल बेस्ड ट्रेडिशनल प्लास्टिक से, पेट्रोकेमिकल बेस्ड ट्रेडिशनल प्लास्टिक से ये रिजेंबल करता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स। तो मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली जो बैक्टीरिया हैं वो बायोडिग्रेडेशन का काम करते हैं। जब बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कार्बन लेते हैं तो इस टाइप के बैक्टीरिया को जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से, मतलब जो आउटर प्रोडक्ट से हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से हैं, उनके ऊपर रह कर के उस ऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करते हैं फॉर देयर एनर्जी। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक स्कैवेंजर्स। इसी में एक बैक्टीरिया है जिसका जीनस है इडियोनेला और इसका स्पीशीज़ है इडियोनेला सेकेंसिस, इडियोनेला सेकेंसिस। और ये बैक्टीरिया जो है पीईटी यानी कि पॉलीइथिलीन टर्फ्थेलेट का डिग्रेडेशन करता है। ये बैक्टीरिया फैमिली कोमामोनेडेसी में आता है। किस में आता है? फैमिली कोमामोनेडेसी, है ना, इस फैमिली में आता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये पॉलीइथिलीन टर्फ्थेलेट को डिग्रेड करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है मोनो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल टर्फ्थेलिक एसिड, है ना, MHET, ये बनाता है। और फर्दर इसका ब्रेकडाउन करके बनाता है टर्फ्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं इसका बैक्टीरिया अपने फूड सोर्स में यूज़ करता है। और इस बैक्टीरिया का यूज़ फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ पीईटी है ना, पॉलीइथिलीन टर्फ्थेलेट में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सकाई जापान में, सकाई जापान में किया जाता है। और वहाँ पर एक रिसाइकलिंग प्लांट है जिसमें इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है जो कि सेकेंसिस यूज़ करता है। देखिए आप यहाँ जो शहर है सकाई जापान,
उसी के नाम पर यहाँ सकाइएंसिस नाम रखा गया है इसका, जो स्पीशीज़ है इसकी सकाइएंसिस। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है, जो ये बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज़ करता है, इसको बोलते हैं पॉलीथिलीन टर्थलेटेज, है ना, यानी पेटेज, PETASE, पेटेज। तो पेटेज एंजाइम रिलीज़ करता है ये बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का एग्जैक्ट जो नंबर है, जो इसका सीरोटाइप है, वो है आई सकेंसिस 201F6, है ना, आई सकेंसिस 201F6। इसके अलावा एक डिफरेंट टाइप का प्लास्टिक बैग है जिसको हम कहते हैं जिसमें नैनो एडिटिव एड्स रहते हैं। तो प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग नैनो एडिटिव्स, ये नीदरलैंड में यूज़ होते हैं। इसको हम HL कहते हैं। और वियतनाम में जो यूज़ होने वाले हैं वो उसको हम VN1 कहते हैं। और इसमें भी एडिटिव्स जुड़े होते हैं जो कि सुपरमार्केट में एज ए प्लास्टिक बैग यूज़ होते हैं। तो दो टाइप के प्लास्टिक बैग हो गए, एक हो गया HL जो कि नीदरलैंड में यूज़ होता है, एक VN1 जो कि वियतनाम में यूज़ होता है। और HL जो है नैनो एडिटिव्स का बना होता है और VN1 जो है डिफरेंट एडिटिव्स का बना होता है, और ये सुपरमार्केट में बिकते हैं। ये कैसे डिग्रेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बेसिलस स्पीशीज़ BCBT21, है ना, इससे डिग्रेड हो जाते हैं। और जो ये बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है सेल्यूलर हाइड्रोलेज एंजाइम, है ना, सेल्यूलर हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसमें क्या क्या शामिल हैं? देयर इंक्लूड्स लाइपेज, CMCase, देन जाइलिनेज, देन काइटिनेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज। तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं इस VN1 का डिग्रेडेशन करते हैं और HL का डिग्रेडेशन करते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आइसोलेट हुआ है? एग्रीकल्चर वेस्ट से आइसोलेट हुआ है। कहाँ? वियतनाम में आइसोलेट हुआ है। ठीक है, वियतनाम में आइसोलेट हुआ है और एग्रीकल्चर वेस्ट से आइसोलेट हुआ है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है? एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है। तो नॉर्मली जो माइक्रोब्स से हैं जिनका आइसोलेशन किया जाता है वो सॉइल से ही किया जाता है। उसमें जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़, स्यूडोमोनास स्पीशीज़ और बेसिलस स्पीशीज़, है ना। और फंगस की बात करें तो एस्परजिलस स्पीशीज़ और फ्यूसेरियम स्पीशीज़। तो ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू विग्नेश एटल 2016 की जो बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग 23% डिग्रेडेशन करते हैं विद इन 30 डेज़। और फंगस जो होते हैं वो अबाउट 44% जो होते हैं डिग्रेडेशन करते हैं विद इन 30 डेज़। इससे समझ में आता है कि फंगस से डिग्रेडेशन जल्दी होता है रेदर देन बैक्टीरिया। मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आइसोलेट हुए हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं, तो वो हैं स्ट्रेप्टोकोकस जो कि ग्राम पॉजिटिव है, स्टेफिलोकोकस जो ग्राम पॉजिटिव है, माइक्रोकोकस जो कि ग्राम पॉजिटिव है, देन मोरेक्सेल्ला एंड स्यूडोमोनास ये दोनों ग्राम नेगेटिव है। जो फंगस में आइसोलेट हुए हैं वो है एस्परजिलस और एस्परजिलस ग्लेवकस एंड एस्परजिलस नाइगर। इसके अलावा एस्परजिलस की लगभग 8 अलग अलग स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि आइसोलेट हुई हैं, और जो कि 8 फंगल स्पीशीज़ ऑफ एस्परजिलस वेयर फाउंड एसोसिएटेड विथ डिग्रेडिंग प्लास्टिक्स, और वो प्लास्टिक डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये देखा गया कि लगभग 20.54% ऑफ पॉलीथीन्स और 8.16% ऑफ प्लास्टिक जो होता है वो स्यूडोमोनास द्वारा डिग्रेड किया जा सकता है विद इन 1 मंथ। और फंगस की बात करें तो एस्परजिलस ग्लॉसस जो है वो एक फंगल स्पीशीज़ है जो कि 28.8% पॉलीथीन डिग्रेड करता है और 7.26% प्लास्टिक डिग्रेड करता है विद इन 1 मंथ। इसके अलावा ये देखा गया कि ऐसे ही देखा गया कि जो पॉलीकेप्रोलेक्टॉन है ये भी एक पॉलीमर है, बायो पॉलीमर है, विच इज़ ए बायो पॉलीमर। तो आप ये देखिए कि ये एक बायो पॉलीमर है, मतलब आपको एक बायो पॉलीमर की लिस्ट अलग बना लेना चाहिए कि कौन कौन से पॉलीमर है, कौन कौन से बायो पॉलीमर है। तो इस बायो पॉलीमर का जो डिग्रेडेशन है वो एल्केलिजेंस फिकेलिस अगर करता है तो ये प्रोड्यूस करता है पॉलीकेप्रोलेक्टॉन डीपॉलीमरेज। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम, और इससे पॉलीकेप्रोलेक्टॉन का डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसे ही बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक वाज फाउंड टू बी एफिशिएंटली डन बाय फंगल स्पीशीज लाइक पेनरोचीट ये एंड जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीज।
तो फेनोरोचीट्स और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होते हैं, ये दोनों भी, यहाँ तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया हो गया और फेनोरोचीट्स जो है एक फंगस हो गया, ये भी बायोडिग्रेडेशन बहुत अच्छे से करते हैं। बैक्टीरिया एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं और जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करके ऑर्गेनिक केमिकल्स को फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, आयरन है, मैग्नीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनको यूटिलाइज करते हैं एज देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वो इनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स को स्मॉलर कंपोनेंट्स में, कंपाउंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसे ही एक पॉलीथीन होती है जो कि पॉलीथिलीन प्लास्टिक फिल्म है जिसको हम लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन कहते हैं। लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन कहते हैं, जिसका यूज़ किस में करते हैं, पैकेज्ड वाटर में, मतलब जो पानी की थैलियाँ होती हैं ना उनकी पैकेजिंग में करते हैं। तो इसका डिग्रेडेशन कौन कर सकता है, सेरेशिया मार्सेसेंस मार्सेसेंस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इसका डिग्रेडेशन करता है। ये एक्चुअल में एक पॉलीथिलीन प्लास्टिक है। तो किसी भी बैक्टीरिया को जब भी कोई प्लास्टिक को डिग्रेड करता है तो एक इंटरफेस चाहिए उसे, जो कि उस बैक्टीरिया को प्लास्टिक पे एडहर कर सके। तो इसके लिए ये देखा गया है कि जो वैक्स मॉथ हैं या वैक्स वर्म हैं, है ना, मतलब ये कीड़े होते हैं ये जैसे गिंडोले टाइप के, और इंडियन मील मॉथ है, इनके गट में, है ना, यानी इनके पेट में ये दो टाइप के बैक्टीरिया निकले हैं, एंटेरोबैक्टर एसबुरी, एंटेरोबैक्टर एसबुरी YT1, और दूसरा बैक्टीरिया निकला है बेसिलस स्पीशीज YP1। तो ये जो दोनों बैक्टीरियल स्ट्रेन हैं ये पॉलीथिलीन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इनसे आइसोलेट हुए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्स वर्म हैं और जो इंडियन मील मॉथ हैं ये भी कहीं ना कहीं कैपेबल हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीथिलीन फिल्म्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फंगाई इन्वॉल्व इन द प्लास्टिक बायोडिग्रेडेशन। तो बेसिकली क्या है, अभी इन सब में एक टेबल बनानी चाहिए और आई विल प्रिपेयर ए PPT ऑल्सो एंड आई विल प्रिपेयर टेबल ऑल्सो, जिसमें नेम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो, एरोबिक एनरोबिक कंडीशन से वो डिग्रेडेशन करता है तो एनरोबिक एनरोबिक हो, फिर टाइप ऑफ प्लास्टिक, किस टाइप की प्लास्टिक का डिग्रेडेशन करता है, टाइम टेकन टू डिग्रेड, कितने टाइम में वो डिग्रेड कर देगा, ये सब लिखा होना चाहिए। तो वो मैं बनाऊंगा इसको, लेकिन यहाँ अभी हम केवल फंजाई की बात करें तो पेनिसिलियम सिम्प्लिसिस्मम YK, ये देखा गया है कि पॉलीथिलीन को एज ए कार्बन सोर्स यूज़ करता है और उस पर ग्रो करता है। दूसरा ये देखा गया है कि नॉर्मली जो हाइफी वाले इंटेक्ट फंगस हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं डिग्रेडेशन में ऑफ द पॉलीथीन रेदर देन स्पोर। जो फंगस के स्पोर होते हैं वो कम डिग्रेडेशन कर पाते हैं। तीसरा ये देखा गया है कि जो पॉलीकेप्रोलेक्टॉन है ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और ये बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसका एरोबिकली और एनारोबिकली डिग्रेडेशन कर देते हैं। लाइक फंगस में पेनिसिलियम है एंड एस्परजिलस है, ये इस पॉलीकेप्रोलेक्टॉन का बहुत अच्छे से डिग्रेडेशन कर पाते हैं। एस्परजिलस स्ट्रेन ST01 जो है वो पॉलीकेप्रोलेक्टॉन का डिग्रेडेशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 दिन के अंदर कर देता है, जबकि पेनिसिलियम स्पीशीज स्ट्रेन 26(1) जो है पॉलीकेप्रोलेक्टॉन का डिग्रेडेशन 6 दिन में नहीं, लगभग 12 दिन में करता है। तो जो फंगस है पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसम फ्यूनिकुलोसम एंड एस्परजिलस फ्लेवस, ये जो है हमारे पॉलीकेप्रोलेक्टॉन का डिग्रेडेशन जो है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंड स्ट्रेस एंजाइम के थ्रू करते हैं। ऐसे ही एक फंगस है जिसका नाम है यूरोबेसिडियम पुलुलेंस। ओके, यूरोबेसिडियम पुलुलेंस। तो ये क्या करता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर है उसको डिग्रेड करने में इसका यूज़ होता है और ये रिलीज़ करता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेस। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड में एक एसिड होता है जिसका नाम है डाईऑक्टाइल एडिपेट, डाईऑक्टाइल यहाँ लिखा है, डाईऑक्टाइल एडिपेट DOA। तो डाईऑक्टाइल एडिपेट का डिग्रेडेशन ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेस के थ्रू करता है। इसके बाद में एक और फंगस है जिसका नाम है
पेस्टालो पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा, है ना, पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। ये जो फंगस है ये पॉलीस्टर पॉलीयूरेथेन इस पर ग्रो होता है और एज ए सोल सोर्स इसका जो कार्बन है उसको यूज़ कर लेता है। ये देखा गया है कि जो एंडोफाइट्स होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट टिश्यू में रहते हैं और जैसे ही होस्ट प्लांट डाई होता है तो उस प्लांट के डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ स्टडी ये देखा गया है कि जो मैनग्रोव सॉइल होती है यहाँ से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेंड होते हैं कि वहाँ से सेपरेट किए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे प्लास्टिक डिग्रेडेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये देखा गया है कि दो टाइप की जो पॉलीथीन होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये जो पॉलीथीन्स हैं इन पॉलीथीन्स का डिग्रेडेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम NS4 से और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम NS10 से। तो ये दो अलग अलग फंगस है जो LDPE और HDPE का डिग्रेडेशन करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो एंडोफाइटिक फंजाई बताए जो कि नॉर्मली प्लांट के टिश्यू में रहते हैं और प्लांट की डेथ होने पर प्लांट को डिग्रेड कर देते हैं, इनका रिसर्च में यूज़ किया गया और ये देखा गया कि ये सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीस्टीरीन पॉलीयूरेथेन्स को भी डिग्रेड कर सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसमें से एक है जिसका नाम है पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। तो अंडर एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही कंडीशन में ये जो एंडोफाइटिक फंजाई होती हैं ये मतलब पॉलीस्टर पॉलीयूरेथेन को एज ए सोल कार्बन सोर्स डिग्रेड कर सकती हैं। और जो स्पेशली एंजाइम का यूज़ होता है जो इस POR यानी कि पॉलीस्टर पॉलीयूरेथेन को डिग्रेड कर पा रहा है उसका नाम है सेरीन हाइड्रोलिसिस। तो फंगस डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण डिग्रेडेशन होता है, लाइक ग्लूकोसाइडेज, क्यूटिनेज, एमाइलेज, लाइपेज, स्ट्रेज, सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंड हेमीसेल्यूलेज। ऐसे ही एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस जेपोनिकस जो फंगस है ये इफ़ेक्टिवली जो कैरी बैग्स होती हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स जो होती हैं उनके डिग्रेडेशन में काम आती हैं। ऐसी एक फंगस है एस्परजिलस ट्यूबिंजेंसिस। ये फंगस सॉइल में होती है और ये हैप्पीली प्लास्टिक सरफेस के ऊपर रहती है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रेट कर पाती है और प्लास्टिक सरफेस को डिग्रेड करती है। ऐसी ही फंगस है मोनास्कस र्यूबर, मोनास्कस सैंग्विनेस एंड मोनास्कस स्पीशीज़। तो ये स्ट्रेज रिलीज़ करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्ट्रेस एक्टिविटी होती है वो मोनास्कस र्यूबर में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही रिलीज़ करता है। ऐसे ही फंगस जो है रेड सी वाटर जेद्दा सऊदी अरब से आइसोलेट की गई है जो कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम की स्पीशीज़ है जो कि लो डेंसिटी पॉलीथीन्स के डिग्रेडेशन, पॉलीथीन फिल्म्स और पाउडर डिग्रेडेशन में हेल्पफुल होती है। ऐसे ही लैंडफिल एरिया से मिलने वाली म्युनिसिपल लैंडफिल एरिया से मिलने वाली जो दो फंगस हैं, एक है म्यूकर सर्सिनेलॉइड्स एंड एस्परजिलस फ्लेवर्स, म्यूकर सर्सिनेलॉइड्स एंड एस्परजिलस फ्लेवर। तो इन दोनों फंगस का स्टडी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एंड स्टर्म टेस्ट एनालिसिस से किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है स्टर्म टेस्ट एनालिसिस, ये आप और भी आगे पढ़ें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो मतलब इन दो मेथड से एनालिसिस कर पाते हैं कि कैसे फंगस कॉलोनाइज हो रहे हैं, उसकी स्टडी, और कैसे वो डिग्रेड कर रहे हैं उसकी स्टडी सेम से और स्टर्म टेस्ट एनालिसिस से की जाती है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसपे प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन होता है, लाइक सॉइल कंडीशन, जिस सॉइल में हम प्लास्टिक डिग्रेडेशन कर रहे हों, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट गिवन टू पॉलीमर्स, कितनी बार पॉलीमर्स को हम प्री ट्रीटमेंट देते हैं तब जाके काम होता है, देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर, मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, सरफेस एरिया, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ पॉलीमर, देन क्रिस्टलिनिटी, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो ये सभी जो हैं फैक्टर्स होते हैं।
तो ऐसे पॉलीमर जिनके इसमें साइड चेन्स होती हैं वो कम डिग्रेडेबल रहते हैं, लेस डिग्रेडेबल होते हैं, और जिनमें साइड चेन्स नहीं होती हैं वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है और उनकी जो मॉर्फोलॉजी जो है वो ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी वाले होते हैं, तो उनमें डिग्रेडेशन की प्रॉपर्टी कम होती है। जबकि जो एमॉर्फस पॉलीमर होते हैं उनकी डिग्रेडेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है रेदर देन द क्रिस्टलाइन पॉलीमर। तो एमॉर्फस पॉलीमर बहुत जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन पॉलीमर लेट डिग्रेडेबल होते हैं। So ultimately, this is the diagram representing what type of the factors are affecting biodegradability. तो इसमें सबसे पहले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायोडिग्रेडेशन में एक्सपोजर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो एक्सपोजर में या तो एबायोटिक फैक्टर होंगे या बायोटिक फैक्टर होंगे। एबायोटिक में लाइक टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, पीएच है, यूवी रेडिएशन है। बायोटिक में जो माइक्रोऑर्गेनिम्स रिलीज होते हैं लाइक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोफोबिसिटी है, एंड बायोसर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायोडिग्रेडेशन के लिए ऐसे पॉलीमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण डिग्रेडेशन में डिले होता है या इजी हो जाता है, लाइक एडिटिव्स, कौन कौन से एडिटिव हम ऐड कर रहे हैं, देन फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, क्रिस्टलिनिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, देन फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें कितने साइड चेन है या नहीं है ना, क्रॉस लिंकिंग कितनी है, मॉलिकुलर वेट कैसा है, देन टैक्टिसिटी कितनी है, और को पॉलीमर्स कितने हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग द बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक। तो द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक फॉलोज माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो ये माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स क्या होता है, इसको आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये देखा गया है कि जब लो टेम्परेचर रहता है तो स्पीड ऑफ प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबिलिटी भी जनरली डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लो टेम्परेचर रहता है उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी लो टेम्परेचर पे कम होती है, और जो हाइड्रोकार्बन मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑप्टिमम होता है। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट में जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होना होता है उसके लिए ऑक्सीजनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, और ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज़ ए प्री रिक्विजिट। लेकिन इसके अलावा इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर कम होते हैं तो दे विल इनहिबिट द माइक्रोबियल प्लास्टिक डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। तो इसीलिए इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस कंसनट्रेशन शुड बी हाई, है ना, अदरवाइज जो डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, और या फिर यूँ कहें कि इनहिबिट हो जाएगी। इसके बाद ये देखा गया है कि जो हाई सेलिनिटी होती है वो बायोडिग्रेडेशन को डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हाई सेलिनिटी कंडीशन में माइक्रोब्स का एग्जिस्टेंस भी कम हो जाता है। ये देखा गया है कि 3.3% से लेकर 28.4% तक सेलिनिटी की कंडीशन में जो है डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद ये देखा गया है कि क्रूड ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बिएक्सियालिस और एन एल्केन डिग्रेडिंग मेंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं होलोबैक्टीरियम ग्रुप, ये जनरली हाई सेलिनिटी कंडीशन में भी बायोडिग्रेडेशन कर लेते हैं प्लास्टिक का। अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये देखा गया है कि जो सी के बॉटम में जो प्लास्टिक हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स इस लेवल पे बॉटम ऑफ सी पर जाकर के या ओशियन एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के जो इसका डिग्रेडेशन होता है वो बहुत स्लो होता है कंपेरेटिवली टू द सरफेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में माइक्रोऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण जो प्लास्टिक है इट विल स्टे देयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ऑल टुगेदर। लेकिन ये बात भी सही है कि मोस्ट फेवरेबल रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन जो होता है वो 30 से 90% अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की कंडीशन में होता है। अगर 30 से 90% वाटर अवेलेबल है तभी बायोडिग्रेडेशन प्रॉपर हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो गैस प्रोडक्शन होता है ये बायोडिग्रेडेशन के कारण ही होता है। तो जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन 30 से 90% के बीच में होगा
वहाँ पर हमें जो गैस होगी वो भी मिलेगी, है ना। इसके अलावा ये देखा गया है कि बायोडिग्रेडेशन नॉर्मली न्यूट्रल पीएच पर अच्छा होता है। इसके बाद में अगर फंजाई की बात करें तो न्यूट्रल की जगह एसिडिक कंडीशन भी होती है, तब भी फंजाई जो होता है एसिडिक कंडीशन में मोर टॉलरेंट रहते हैं और ऐसे में भी डिग्रेडेशन कर लेते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो होता है वो तो हमें पता ही है कि बायोडिग्रेडेशन करता है, लेकिन जहाँ तक एल्गी और प्रोटोजोआ की जो बात है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी में ही आते हैं, और स्पेशली एल्गी और प्रोटोजोआ एक्वेटिक एरिया में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया यानी कि ज़मीन धरती पर भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं। लेकिन एल्गी और प्रोटोजोआ पर भी इतना रिसर्च नहीं हुआ है कि ये पता चल सके कि क्या ये हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया फंजाई वगैरह हैं वो हाइड्रोकार्बन्स का डिग्रेडेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लास्टिक डिग्रेडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली पॉलीमर कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन करते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। और माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं वो इन पॉलीमर्स का डाइजेशन करते हैं और उनको डिक्रीज़ करते हैं इन द मॉलिक्यूलर वेट साइज़ या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह, इसको कम करते चले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसके लिए रिलीज़ करते हैं जिससे डिग्रेडेशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्टेप्स हैं जिसके कारण ये प्रॉपर डिग्रेडेशन होता है, जिसमें पहली स्टेप है बायो डिटोरिएशन। तो इससे क्या होता है, जो भी प्लास्टिक है उसका डिटोरिएशन होता है सबसे पहले। देन सेकेंड स्टेप है बायो फ्रेगमेंटेशन। बायो फ्रेगमेंटेशन के बाद थर्ड स्टेप है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन के बाद में फोर्थ स्टेप होती है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के बाद में जो बैक्टीरिया एरोबिक्स होते हैं वो मिनरलाइजेशन करने के बाद या तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट करते हैं ड्यू टू एरोबिक ऑक्सीडेशन, और अगर एनारोबिक बैक्टीरिया हैं तो वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेंगे अंडर एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टेप बाद में होती है। तो फर्स्ट जो इसमें स्टेप है उसकी बात करेंगे, बायो डिटोरिएशन। बायो डिटोरिएशन क्या होता है, जनरली डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक, है ना, बाय देयर फिजिकल कंपोनेंट और इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो डिटोरिएशन होता है इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी इसमें बॉन्ड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, या फिर ये कहें कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसका डिटोरिएशन होता है, और साथ में फिज़िकल प्रॉपर्टी है, जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। तो अल्टीमेटली फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है और मॉडिफिकेशन हो जाता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक लाइक मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल। ओके, इस स्टेप में एबायोटिक पैरामीटर्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं, जो कि सिनर्जिस्टिक फैक्टर या फिर इनिशिएशन ऑफ बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं और फर्दर डिटोरिएशन ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होते हैं। ये एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ये होता है बायोफिल्म। यहाँ जो माइक्रोबियल बायोफिल्म है ये एक्चुअल में एक एबायोटिक कंपोनेंट है, जो कि ना ही केवल डिग्रेडेशन को इनिशिएट करती है बल्कि डिग्रेडेशन करने में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी करती है। एंजाइम्स के साथ में बायोफिल्म का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और जो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है उसके डिटोरिएशन के लिए भी माइक्रोबियल बायोफिल्म बहुत हेल्पफुल होती है, और ये बायोफिल्म इस पूरी प्रोसेस को एग्रीवेट करने का काम करती है एंड स्पेशली एग्रीवेट्स बायो डिटोरिएशन। बायोडिग्रेडेशन में जो मेन प्रोसीजर है बायो डिटोरिएशन, इसके लिए बायोफिल्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बायोफ्रेगमेंटेशन। बायोफ्रेगमेंटेशन में जितने माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं और एंजाइम के थ्रू क्लीवेज होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो है मोनोमर में कन्वर्ट होता है। इसके लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं एट मार्जिन्स ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर। तो प्लास्टिक पॉलीमर के मार्जिन्स पे जाके ये एंजाइम रिएक्शन कैटेलाइज होती है। इसके लिए जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजनेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो रहती है वो कार्बन चेन के साथ में बाइंड होती है और उसका क्लीवेज करती है। पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ऐसे में बाद में कुछ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बनते हैं
और बाद में लाइपेज और एस्ट्रेज जो एंजाइम होते हैं वो फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ सबस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। तो दोज मोनोमर्स जो कि इजीली सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू इंसर्ट होते हैं, क्रॉस करते हैं, वो एजिमुलेट हो जाते हैं और उसका बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है। और ऐसे मोनोमर्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते वो बाहर ही रह जाते हैं। तो फर्दर एजिमुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबोलाइट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो बाहर बने हैं, उसका बैक्टीरिया के अंदर अब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है और फर्दर डिग्रेडेशन होता है। और ऐसे में बैक्टीरिया जो है फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, वाटर ये सब प्रोड्यूस करता है और इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। मतलब ये जो मिनरल्स के फॉर्म में जो निकलता है इसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट का मिनरलाइजेशन होना। तो लास्ट स्टेज जो होती है मिनरलाइजेशन है। मिनरलाइजेशन का जो है स्टेप यहाँ इसी में आता है कि फाइनली जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड से है वो रिलीज होते हैं एस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर। नेक्स्ट हेडिंग है एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स। तो अ सेट ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन। तो इसमें ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट सेल के लिग्निन को भी डिग्रेड करते हैं। और ये लिग्निन क्या होता है, लिग्निन एक्चुअल में हेट्रोजिनस क्रॉस लिंक्ड फिनोलिक पॉलीमर होता है जिसका ये ब्रेकडाउन माइक्रोबियल एंजाइम्स करते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स में क्या क्या होता है, जैसे लेक्केज होता है, मैग्नीज पेरोक्साइड होता है, लिग्निन पेरोक्साइड होता है। अब यहाँ ये लेक्केज क्या होता है, लेक्केज जो है एक कॉपर बाइंडिंग थर्मो एंजाइम है जो कि कॉपर के साथ बाइंड होता है और थर्मल स्टेबिलिटी रखता है। स्पेशली मिलता है रोडोकोकस र्यूबर से, C208 से। और ये लेकेज एंजाइम स्पेशली इतना इफेक्टिव होता है कि जब भी इसका यूज़ किया जाए इसके पहले अगर यूवी ट्रीटेड पॉलीथीन फिल्म्स रखी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो ये बहुत इफेक्टिव डिग्रेडेशन का काम करता है। अब हम दूसरे एंजाइम की बात करते हैं जिसमें एंजाइम का नाम है मैग्नीज पेरोक्सीडेज। और ये मैग्नीज पेरोक्सीडेज जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हाई डिग्रेडेशन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीथीन मेम्ब्रेन, है ना, पॉलीथीन की मेम्ब्रेन को। और ये मैग्नीज पेरोक्सीडेज एंजाइम कहाँ से मिलता है, वाइट रॉट फंगस से जिसका नाम है फेनेरोचीट क्राइसोस्पोरियम ME446। ठीक है, और इसका दूसरा आइसोलेट है IZU154। तो फेनोरोचीट्स क्राइसोस्पोरियम से ये एक वाइट रॉट फंगस है, इससे ये मैग्नीज पेरोक्सीडेज मिलता है। और अभी मैंने आपको बताया तो लेकेज एंजाइम और ये मैग्नीज पेरोक्सीडेज एंजाइम दोनों ही बेसिलस सीरियस से भी मिलते हैं। और इस एंजाइम का जब यूवी ट्रीटेड पॉलीथीन्स के ऊपर यूज़ किया जाता है तो ये पॉलीथीन बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती है। अब मैं थर्ड एंजाइम की बात करूँगा जो कि लिग्निन पेरोक्सीडेज है। तो लिग्निन पेरोक्सीडेज और मैग्नीज पेरोक्सीडेज दोनों ही फेनोरोचीट्स क्राइसोस्पोरियम MT787 से रिलीज़ होते हैं। और इनका जो काम है कि ये लगभग 70% है ना, 70% ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीथीन्स को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स के डिग्रेडेशन के लिए ये चार एंजाइम्स हैं। एल्केन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था लिग्निन के डिग्रेडेशन के लिए, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के डिग्रेडेशन के लिए। तो हाइड्रोकार्बन्स के डिग्रेडेशन पे ऑलिगोमर्स बनते हैं जो, तो उनका डिग्रेडेशन जो होता है वो एल्केन हाइड्रोक्सिलेजेस, देन एल्केन मोनोऑक्सीजनेज, देन रुब्रिडॉक्सिन एंड रुब्रिडॉक्सिन रिडक्टेज। ये चार एंजाइम से हो सकता है इन हाइड्रोकार्बन्स का डिग्रेडेशन फ्रॉम स्यूडोमोनास एरोजिनोसा E7। ठीक है, इससे बहुत अच्छा ये मिलता है, ये एंजाइम सभी मिलते हैं स्यूडोमोनास एरोजिनोसा E7 में, जो कि इस हाइड्रोकार्बन्स का डिग्रेडेशन करके मोनोमर्स बनाते हैं। एक्चुअल में ये देखा गया है कि बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ करने के बजाय जो होल सेल होती है वो ज़्यादा अच्छे से प्लास्टिक एंड पॉलीथीन्स का बायोडिग्रेडेशन कर सकती है। ऐसे ही ये देखा गया है कि जो लाइपेज होते हैं, एस्ट्रेज होते हैं, क्यूटिनेजेस होते हैं, ये कुछ फंगल से और कुछ एक्टिनोमाइसीटीज स्पीशीज़ से रिलीज़ होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के जो PET हैं यानी कि पॉलीथिलीन टर्फथलेट, इनका हाइड्रोलिसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और ऐसे में जो पॉलीथिलीन टर्फथेलेट है, इसकी फिल्म और फाइबर के मॉडिफिकेशन को वो करते हैं। ऐसा ही पॉलीथिलीन टर्फथेलेट को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होता है कार्बोक्सिल स्ट्रेज, ये कहाँ से मिलता है? बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से, बेसिलस सब्टिलिस से और थर्मोबाइफिडा फक्सा से। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है, ये पॉलीथिलीन टर्फथेलेट को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा ही एक एंजाइम जो होता है थर्मोमाइसिस से मिलता है, थर्मोमाइसिस इंसोलेंस। और ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, जो कि ये एक फंगस से मिलता है। और ये फंगस में जो ये एंजाइम का नाम है, ये है पॉलिएस्टर हाइड्रोलिसिस। और इसका एक्चुअल नाम जो होता है क्यूटीनेस HIC होता है। ये एक पॉलिएस्टर हाइड्रोलिसिस है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिलेज एल्केन हाइड्रोक्सिलेजेस जो होते हैं, वो मिलते हैं फ्रॉम स्यूडोमोनास एरोजिनोसा फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीइथिलीन्स। ठीक है, इसके बाद लाइपेजेस और लेकेज ये मिलते हैं रोडोकोकस र्यूबर से। फिर लिग्निन एंड मैग्नीज डिपेंडेंट पेरोक्सिडेजेस जो होते हैं, जिसको हम LIP एंड MNP कहते हैं। इसके अलावा सेरीन हाइड्रोलिसेस हैं, एस्ट्रेजेस हैं, देन पॉलीयूरेथेनेज हैं, फिर हीम पेरोक्सिडेजेस हैं। इसके बाद हीम पेरोक्सिडेजेस को कहते हैं लिग्निन पेरोक्सिडेज, प्रोटीएजेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो ये सभी एंजाइम्स क्या करते हैं? इन प्लास्टिक पॉलीमर्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऑक्सीजनेज है, ये भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। और फर्दर दे आर डिग्रेडेबल बाय द बैक्टीरिया। जो माइक्रोबियल लाइपेजेस हैं और स्ट्रेजेस हैं, ये स्पेशली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप पर अटैक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लाइक लेकेज है, मैग्नीज पेरोक्सिडेज है, मैग्नीज पेरोक्सिडेज है, लिग्निन पेरोक्सिडेज है। ये बहुत सारी फंगल पॉपुलेशन द्वारा रिलीज होते हैं और ये प्लास्टिक और पॉलीथीन्स का बायोडिग्रेडेशन करते हैं। इन सभी में इम्पॉर्टेंट एक मेन एंजाइम है जिसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ये जो होता है, ये भी फंगाई से रिलीज होता है, जो कि बायोडिग्रेडेशन के लिए हेल्पफुल होता है। So now finally comes to the conclusion that synthetic or man-made plastic can be considered as xenobiotics. तो xenobiotics ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते, या फिर दैट इज़ नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड और एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म, और फिर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे भी होते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू से भी ज़्यादा हायर लेवल में होते हैं, उनको भी हम xenobiotics कहते हैं। So it can also cover substances that are present in much higher concentration than a usual. तो ऐसे xenobiotics होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में। और दूसरा ये कि अगर मिलते हैं तो बहुत हायर कंसनट्रेशन में भी मिलते हैं, मतलब नॉर्मली अगर ऑर्गेनिज्म खुद ही बना रहा होता है तब भी बहुत ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन में मिलते हैं। और ये ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापी हैं, सभी जगह होते हैं ये। और ये इन्वायरमेंटल को भी जो है क्लॉग करते हैं, मतलब डैमेज कर रहे हैं। साथ ही दे रिकैल्सिट्रेट एंड नॉन डिग्रेडेबल। तो ये मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए उससे नहीं चल के उनके विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, इसको हम रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल होते हैं तो नेचर के विरुद्ध ये काम करते हैं, सीधी सी बात तो ये है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन को डैमेज करते हैं। प्लास्टिक्स जो है वो उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए बहुत सारे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और माइक्रोबियल टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। जिसमें से जो माइक्रोबियल टेक्निक है वो एक वंडरफुल टेक्निक है जिससे बायोडिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स किया जा सकता है। इसमें हम स्यूडोमोनास की बात करें तो स्यूडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्पीशीज़ है, जो कि बायोडिग्रेडेशन को बहुत अच्छे से करता है। और ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी टू डिग्रेड एज वेल एज मेटाबोलाइज द सिंथेटिक सब्सटेंस। तो पॉलीमर को डिग्रेड तो करता ही है, साथ में उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी यूटिलाइजेशन कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं जो डिग्रेड करते हैं पॉलीइथिलीन को, पॉली पॉलीइथिलीन को पॉलीइथिलीन टर्फथेलेट को, पॉलीप्रोपिलीन को, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल को, पॉलीस्टीरीन को, पॉलीयूरेथेन को, पॉलीइथाइलिन सक्सिनेट को,
पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनको इजीली डिग्रेड कर पाते हैं, ऐसा माइक्रोब्स में प्रॉपर्टी है। बायोडिग्रेडेशन के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स का स्टडी किया गया है, जैसे कि रोडोकोकस र्यूबर का, इसके बाद सी थर्मोकेलम का, देन स्यूडोमोनास एरोजिनोसा का, स्यूडोमोनास स्टुटजेरी का, देन स्ट्रेप्टोकोकस बेडियस का, स्ट्रेप्टोकोकस सेटोनी का, देन सी एसिडोवोरेंस का। लेकिन ये देखा गया है कि आउट ऑफ देम जो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा का है, ये मोस्टली स्टडीड माइक्रोऑर्गेनिज्म से हैं फॉर द पॉलीमर्स। स्यूडोमोनास एरोजिनोसा CA9 के द्वारा लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का बहुत अच्छे से डिग्रेडेशन किया जा सकता है। रोडोकोकस र्यूबर जो है वो पॉलीथीन का डिग्रेडेशन करता है विद द हेल्प ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन। अभी भी बायोडिग्रेडेशन के लिए बहुत सारी मेथड्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि हम इन्वायरमेंट को इस बढ़ते हुए प्लास्टिक के पॉल्यूशन से बचा सकें। So friends, thanks for watching this chapter number 6, bioremediation of polythenes and plastic, a microbial approach.